हाँ जी, तो हम यहाँ तक आ गए थे। तो क्या क्या हुआ था फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। हमने क्या कर रखा है, एक सोलेनॉइड है हमने हमारे पास, उस सोलेनॉइड में हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया है। अब होगा ये कि जैसे जैसे सोलेनॉइड में करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी H बढ़ेगा। H बढ़ने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये B बढ़ेगा, मैं इसको B0 कह देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अच्छी तरह से। सो वेयर हियर B0 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड ओनली and this B is magnetic field due to combination of solenoid as well as the ferromagnetic substance, क्योंकि वो खुद मैग्नेट बनने वाला है। तो जैसे जैसे आपका H बढ़ेगा वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो बढ़ते ही जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड वो तो नहीं बढ़ेगा, वो B0 ही रहेगा। तो ये B क्यों बढ़ रहा है, वो B बढ़ रहा है क्योंकि डोमेन्स धीरे धीरे एक एक करके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं धीरे धीरे, यानी जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सारे के सारे डोमेन जो है वो अलाइन होते जाएंगे। तो ये अलाइन होते गए, पॉइंट ए मिला, फिर मैंने क्या किया, मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो करना था तो मैंने करंट को ज़ीरो करना चाहा, बट मैंने ये देखा कि देयर इज़ सम मैग्नेटिक फील्ड रिटेन्ड बाय द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इवन इफ दिस B0 इज ज़ीरो। यहाँ पे B0 ज़ीरो हो गया है यहाँ पे, और H भी आपका ज़ीरो हो गया क्योंकि H क्या है, H इज़ N इंटू I, लेकिन वहाँ पे अभी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, क्योंकि वो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपने अंदर रखा है सोलेनॉइड के अंदर, उसने कुछ मैग्नेटिज्म रिटेन कर दिया है, यानी इट इज़ एक्टिंग एज अ मैग्नेट, क्योंकि उसके डोमेन जो है वो अलाइन है, अलाइन इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी चला गया है, अभी वहाँ है नहीं, बट वो डोमेन जो है वो अभी भी अलाइन है एक ही डायरेक्शन में। सो उस मटेरियल ने उस मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लिया है, इसी को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। तो अगर उस मटेरियल की रिटेंटिविटी ज़्यादा है, यानी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दो और फिर भी वो सब्सटेंस जो है उसमें डोमेन्स अभी भी उसी डायरेक्शन में है, अलाइन है, तो हम उस सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। यस, क्योंकि जो हम मैग्नेट्स देखते हैं वो सारे के सारे नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स नहीं रहते, उसमें से बहुत सारे मैग्नेट जो रहते हैं वो हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स रहते हैं जो बनाए जाते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोसेस ओनली। कुछ तो जो मटेरियल जिनकी रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दो फिर भी वो मैग्नेट ही बन जाएंगे, उन्हें हम यूज़ करेंगे टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, अभी यहाँ पे ये हो रहा है कि देयर इज़ सम हिस्ट्री पेंडिंग, क्योंकि हिस्ट्री क्लियर हो गई क्या, नहीं, यहाँ पे हिस्ट्री क्लियर नहीं होगी, हिस्ट्री क्लियर नहीं होगी, यानी जितना मैग्नेटिज्म आपने इसमें इंड्यूस किया था वो वापस से पूरा का पूरा ज़ीरो नहीं आया। देयर इज़ सम मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड इन दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी देयर इज़ सम हिस्ट्री इन दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और इस हिस्ट्री की वजह से इसका नाम पड़ा हिस्टेरिसिस। ठीक है, हम आ गए थे ई तक। अब यहाँ इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने करंट को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ा दिया। तो करंट की डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी, यानी मैंने ये जो B0 है ना, इस B0 की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो B0 की डायरेक्शन को रिवर्स करने की वजह से पहले जो डोमेन्स इस डायरेक्शन में अलाइन थे, अब वो धीरे 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 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी B0 की डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड पहले इस डायरेक्शन में था, पॉजिटिव एक्सिस पे था, अब ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन क्यों आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे डोमेन्स जो है, एक बार सारे डोमेन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ गए तो उससे ज़्यादा डोमेन्स तो नहीं आ सकते, तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक मोमेंट अभी बन गया है, उससे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ नहीं सकता, तो उसकी वजह से ये एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। यानी इसके बाद आप कितना भी करंट बढ़ाओ, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। दिस इज़ योर सैचुरेशन पॉइंट। ये दूसरा सैचुरेशन है, फर्स्ट सैचुरेशन हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिला था, ये दूसरा सैचुरेशन। अब इसको भी मैंने क्या कर लिया, मैंने फिर से अभी करंट को डिक्रीज़ किया, करंट को मैंने ज़ीरो लाया, बट हिस्टेरिसिस है, हिस्ट्री है, उसकी प्रॉपर्टी है टू रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर टू रिटेन द मैग्नेटिज्म। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं हुआ। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड B0 ज़ीरो हो गया है,
बट वो बी नॉट सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है, देयर इज स्टिल सम मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसे अच्छी तरह से समझ लो। अब क्या, तो हमने, मुझे क्या चाहिए, मुझे फिर से उस मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो ही करना है। तो मैंने क्या किया, करंट को अभी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू कर दिया। तो करंट बढ़ा 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 बढ़ा, मैं यहाँ तक आ गया। लेकिन यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है, यस, अब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि यस, करंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाने की वजह से अब जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, अब उसको वापस से हमने इस डायरेक्शन में, प्रीवियस जो सबसे पहले डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में बना दिया है उस मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो डोमेन्स इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, वापस से वो पहली वाली डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और इसी को हमने वापस से करंट को और बढ़ाया तो मुझे एक पॉइंट ए वापस से मिला। सो दिस इज़ योर हिस्टेरिसिस कर्व, इसको उन्होंने कहा है हिस्टेरिसिस कर्व। तो ये प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड प्रॉपर्टी है। और अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो आगे उन्होंने डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज़ परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट्स। एक मिनट मुझे देखने दो, नहीं, नाम है परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए मैंने कहा था कि अगर ये रिटेंटिविटी ज़्यादा है, अगर ये रिटेंटिविटी ज़्यादा है, यानी आप उस B0 को ज़ीरो कर दो तो भी दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट, यानी वो खुद मैग्नेट अभी बन गया है क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है। सो ऐसे सब्सटेंस को मैं यूज़ कर सकता हूँ टू मेक परमानेंट मैग्नेट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी क्या, पहले मैं बताते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट में ये जो रिटेंटिविटी वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा चाहिए। परमानेंट मैग्नेट्स के लिए उस मटेरियल की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिटेंटिविटी वैल्यू जो है वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए। अगर वो वैल्यू ज़्यादा है तो फिर हम उस मटेरियल का परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। जैसे उन्होंने का एग्जांपल दिया हार्ड आयरन। तो हार्ड आयरन जो है ना यहाँ पे, यस, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो हार्ड आयरन जो है ना उसमें रिटेंटिविटी ज़्यादा रहती है। तो अगर हार्ड मटेरियल है आयरन का, सो इट कैन बी यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी टेम्पररी मैग्नेट्स, यानी एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज देयर दैट मटेरियल विल एक्ट एज मैग्नेट। जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो करोगे, इट विल इमीडिएटली लूज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म। सारे के सारे डोमेन्स वापस से रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड एज टेम्पररी मैग्नेट, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की कुछ एप्लीकेशंस आपने देखी। सबसे पहले तो वो बेल आपने देखी होगी, डोर बेल, उसकी एक एप्लीकेशन है। तो वो थोड़ी मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। नहीं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं बात करता हूँ हेवी इलेक्ट्रिक लिफ्ट की। तो इलेक्ट्रिक लिफ्ट जो है, इट लिफ्ट्स हेवी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, स्पेशली आयरन के जो बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं। सो दैट लिफ्ट इज़ यूज टू लिफ्ट द हेवी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अब ये लिफ्ट कैसे काम करती है, तो उसके लिए क्या रहता है, एक सॉफ्ट आयरन का कोर यूज़ करते हैं। ये अंदर का जो है वो सॉफ्ट आयरन का एक बड़ा सिलेंडर है एंड अराउंड दिस देयर इज़ अ सोलेनॉइड। वो एक्चुअली ऐसे दिखेगी नहीं, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ। सो ये जो सोलेनॉइड है, जब आप इसमें से करंट पास करते हो तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट सोलेनॉइड। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है सॉफ्ट आयरन, तो ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होने की वजह से उसका जो मैग्नेटिज्म है वो बहुत हाई रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। उसका वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है एंड इट कैन लिफ्ट द व्हीकल एज वेल। बेसिकली ये व्हीकल्स में ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी गाड़ी को उठा सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग उसका मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो लेकिन अब मैंने इसको उठा दिया, अब मैंने उसको उठाने के बाद मुझे एक जगह पे रखना है उसे। तो रखने के लिए क्या होगा, तो रखने के लिए मुझे ये करंट को ज़ीरो करना पड़ेगा। यानी मैंने इसको उठा लिया है, उठा के एक जगह पे लाया हूँ, अब मुझे उसको छोड़ना है। छोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके मैग्नेटिज्म को लूज़ करना पड़ेगा।
इट शुड नॉट एक्ट एज अ मैग्नेटिज्म, इट शुड नॉट रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं इस करंट को सबसे पहले ज़ीरो कर दूंगा। जैसे ही करंट ज़ीरो हो जाएगा, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगा। और जैसे कि ये सॉफ्ट आयरन है, इसकी रिटेंटिविटी वैल्यू बहुत कम है। सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी वैल्यू जो है वो बहुत कम है। इट कैन नॉट एक्ट एज अ परमानेंट मैग्नेट। एज सुन एज यू रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसके सारे डोमेन जो है वो वापस से रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे और नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट सॉफ्ट आयरन विल बी ज़ीरो। और जैसे ही इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल हियर, क्योंकि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आपने जीरो कर दिया है और ये सॉफ्ट आयरन का भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा इमीडिएटली एज सुन एज यू स्विच ऑफ द करंट। तो ये उस कार को वहीं पे छोड़ देगा जहाँ पे आपने उसको छोड़ना है। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक लिफ्ट, या फिर इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो है इट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो मैग्नेट्स आर यूज इन मेनी एप्लीकेशंस। में एक डोर बेल भी है। तो डोर बेल कैसे काम करती है, ये एक कॉइल है, सोलेनॉइड कॉइल, एंड दिस इज योर सॉफ्ट आयरन कोर, एंड नाउ देयर इज अ फिक्स्ड मेटल प्लेट, दिस मेटल प्लेट इज फिक्स्ड। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आयरन का हैमर जैसा एक मटेरियल रहेगा, हैमर जैसा एक स्ट्रक्चर रहेगा। ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं हो सकता, बट ये मूव हो सकता है। तो एज सुन एज यू स्विच ऑन द करंट, आप करंट को स्विच ऑन करोगे, सो दिस सॉफ्ट आयरन विल एक्ट एज मैग्नेट, और ये जो है इस हैमर को अट्रैक्ट करेगा। जैसे इस हैमर को अट्रैक्ट करेगा, ये हैमर इसको स्ट्रक करेगा और बेल बजेगी। जैसे ही आप इसका मैग्नेट करंट ज़ीरो कर देते हो, करंट ज़ीरो करने के बाद इमीडिएटली देयर इज़ अ स्प्रिंग कनेक्टेड हियर, ये हैमर वापस आ जाएगा, यानी इसके इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ज़रूरी क्या है कि इट शुड नॉट एक्ट एज अ परमानेंट मैग्नेट। अगर ये परमानेंट मैग्नेट करके एक्ट होता है तो ये हैमर वापस नहीं जाएगा, वो वहीं पे चिपका रहेगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी बातें हैं। तो जिसमें हमें अब क्या पता चला कि कुछ एप्लीकेशंस में हमें परमानेंट मैग्नेट्स चाहिए। परमानेंट मैग्नेट्स की एप्लीकेशन जैसे स्पीकर्स जो रहते हैं, हमारे ऑडियो सिस्टम में जो स्पीकर्स रहते हैं, दे ऑल आर परमानेंट मैग्नेट। तो उसके लिए हमें परमानेंट मैग्नेट्स की ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ों के लिए हमें टेम्पररी मैग्नेट्स की ज़रूरत है। यानी जब तक हम करंट को ऑन रखेंगे तब तक ही हमें मैग्नेटिज्म चाहिए, जैसे ही हम करंट को ऑफ करेंगे हमें मैग्नेटिज्म नहीं चाहिए। तो ऐसी एप्लीकेशंस है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, और ये दोनों मटेरियल याद रखना, ये फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल ही है। लेकिन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी रिटेंटिविटी बहुत कम है। ये दोनों में जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसकी रिटेंटिविटी बहुत कम है, यानी दे विल नॉट रिटेन द मैग्नेटिज्म विच दे गेन्ड ड्यूरिंग द टाइम इन विच द सोलेनॉइड वॉज ऑन। जैसे आपने करंट को ज़ीरो कर दिया, दे विल लूज ऑल मैग्नेटिज्म और दे विल नॉट एक्ट एज अ मैग्नेट। और दूसरे जो टाइप है, दैट इज़ मुझे एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो मैं एक बार उसे सोलेनॉइड में रख दूंगा, एक बार मैं उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा, करंट चालू कर दूंगा। जैसे ही वो मैग्नेट बन जाएगा मैं उसे निकाल लूँगा, बट निकालने के बाद उसका मैग्नेटिज्म लूज़ नहीं होना चाहिए, इट शुड रिटेन दैट मैग्नेटिज्म। तो ये जो दोनों दो तरह के मटेरियल हैं, ये दोनों के दोनों फेरोमैग्नेटिज्म में ही आते हैं। एक में रिटेंटिविटी बहुत कम रहती है, दूसरे में रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। जिसमें रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है उसे हम यूज़ करते हैं टू मेक परमानेंट मैग्नेट, और जिसमें रिटेंटिविटी कम रहती है उसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। यू कैन यूज़ दिस सेम प्रिंसिपल टू स्विच ऑन एंड ऑफ द वॉल्व आपको पता होगा, जैसे पानी का नल है तो उसे ऑन ऑफ करना है, सो वी कैन यूज़ सेम वर्किंग प्रिंसिपल जो बेल का है यहाँ पे, वही वर्किंग प्रिंसिपल हम यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो ग्रीन बॉक्स इन पेज नंबर 262। तो दो तरह के ग्राफ वहाँ पे उन्होंने बताए हैं। एक ग्राफ कुछ ऐसा है, और दूसरा ग्राफ है वो ऐसा है। ये एक ग्राफ है, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, और दूसरा ग्राफ है ये है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इस ग्राफ में रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे रिटेंटिविटी बहुत ही कम है। इट कैन नॉट रिटेन हायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वंस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड।
तो इस तरह के ग्राफ वाले मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक परमानेंट मैग्नेट, एंड इस तरह के ग्राफ के मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको इसलिए पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हो तो उसमें यू शुड नो कि विच मटेरियल टू यूज़ एंड विच इज़ टू बी नॉट। ठीक है, तो ये था पूरा डिस्कशन रिगार्डिंग परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। उन्होंने वहाँ पे किया है डिस्कशन, जस्ट गो थ्रू दैट डिस्कशन। और वो ग्रीन बॉक्स में ऐसे 2 ग्राफ हैं, देख लो, ये सॉफ्ट आयरन रहेगा और ये हार्ड आयरन रहेगा, या फिर दूसरा कोई भी मटेरियल रह सकता है। फाइंड आउट और कौन से मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या दिया है नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक शील्डिंग। मैंने जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपको बताया था तो मैंने ये बताया था कि व्हेनेवर अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सपोज दिस इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दिस केस maximum field lines will pass through paramagnetic substance. Maximum magnetic flux will pass through paramagnetic substance. तो सेम इज द कंडीशन विथ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी जितनी भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो सारी की सारी ट्राई करेंगी कि वो दे आर पासिंग थ्रू द सब्सटेंस। सो इट में भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरो में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होंगी एज़ कम्पेयर टू पैरा, क्योंकि पैरा में वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहीं से पास होंगी और बहुत कम जो है वो बाहर से पास होंगी। और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं इन मैग्नेटिक शील्डिंग। दिस टॉपिक इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 262। सो व्हाट इज़ दिस टॉपिक? तो देखो कि सपोज कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है और आपने यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल रखा है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वो कुछ ऐसी जा रही है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये ऐसी पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑफ कोर्स इसके अंदर वाले रीजन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास नहीं होंगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम फील्ड लाइन जो है दे विल ट्राई टू पास थ्रू दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ओनली। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हार्डली या फिर सिंपल वर्ड में कहा जाए कि निग्लिजिबल रहेंगी। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो ऑलमोस्ट ज़ीरो रहेगा। ये सेम चीज़ आपने कहाँ पढ़ी है? आपने ये सेम चीज़ पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो उसी तरह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है दे विल पास थ्रू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ओनली, दे विल नॉट पास थ्रू द इनर शेल ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये प्रॉपर्टी जो है, अब जैसे कि मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंट मुझे करना है, उन्होंने बोला है कि इन स्पेस देर आर सम एक्सपेरिमेंट्स टू बी कंडक्टेड इन ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड। तो ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड में मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ऐसे शेल में चला जाऊंगा जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, या मैं चला जाऊंगा या फिर वो एक्सपेरिमेंट अपने आप वहाँ पे हो जाए, ऐसी कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा सो दैट अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है भी तो ये इस मटेरियल से चला जाएगा, यानी वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस मटेरियल से पास हो जाएंगी और यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक शील्डिंग। यानी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड लाइन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसे इस तरह के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एनक्लोजर में रख देंगे तो वो सब्सटेंस कभी भी प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना ही डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, बाकी कोई डिस्कशन यहाँ पे किया नहीं गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थियरी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझा होगा। यहाँ पे कोई डाउट है तो आप डाउट सेशन में आ सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। बहुत कम स्टूडेंट्स डाउट सेशन में बैठ रहे हैं, देखा जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये था पूरा डिस्कशन। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो रहा है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि चैप्टर बहुत छोटा है। सो आगे हमें क्या करना है? आगे अभी हमें इसके कुछ
न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द MCQs ऑफ दिस चैप्टर। ज़्यादा MCQs नहीं है, 6-7 ही है, नहीं 5 MCQs हैं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो विल डिस्कस ऑल दिस 5 MCQs और इसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी हम करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो। देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में पहला जो MCQ है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट अ पॉइंट इनसाइड हॉलो आयरन बॉक्स। एक आयरन बॉक्स है और उसके अंदर इंटेंसिटी पूछी है। अभी हमने डिस्कस किया है मैग्नेटिक शील्डिंग। तो क्या होगा, भले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, बट दैट मैग्नेटिक फील्ड विल पास थ्रू दिस फेरोमैग्नेटिक वॉल्स ओनली, फेरोमैग्नेटिक वॉल्स ऑफ दिस बॉक्स। कहाँ रखा है उसको, बॉक्स में ही रखा है ना, यस, आयरन बॉक्स। आयरन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। दिस इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक शील्डिंग, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, यस बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी या फिर एप्लीकेशन, यस एप्लीकेशन विल बी द करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट इज सॉफ्ट आयरन यूज टू मेक कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बिकॉज, अब याद रखना ट्रांसफार्मर आपका शायद से हुआ नहीं है। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू टू स्टेप डाउन और स्टेप अप AC करंट, AC करंट यानी AC वोल्टेज। तो यहाँ पे ज़रूरी ये होता है कि देर आर 2 कॉइल्स बेसिकली, इस तरह की। ये आप पढ़ने वाले हो डिटेल में, तो अभी ज़्यादा परेशान ना होना, क्योंकि अगर नहीं समझा तो बस मैं आपको इसको बताने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ वाइंडिंग, यहाँ पे हमने एक AC सप्लाई कर दिया है। दिस इज़ अनदर वाइंडिंग, ठीक है, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी, दिस इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी। अब क्या होता है कि ये AC वाइंडिंग है और ये AC सप्लाई आपने दिया है, तो AC करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, नाउ दिस इज़ अ कोर मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दिस कोर इज़ मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो होता ये है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसी फ्लो होती है इसके अंदर। अब उसकी वजह से दैट मीन्स देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड इज विच इज़ एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस सेकेंडरी में भी आ जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कोर। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ कोर होता है, जनरली सॉफ्ट आयरन कोर होता है। तो होता ये है कि ड्यू टू दिस देयर इज EMF इंड्यूस्ड इन दिस वाइंडिंग। क्यों, कैसे, ये आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब क्या है कि ये AC करंट है, AC करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है, करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए, बराबर है। इट शुड नॉट रिटेन एनी मैग्नेटिज्म, तभी तो इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, रादर दो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए। इट शुड नॉट रिटेन द कंप्लीट मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर कंप्लीट मैग्नेटिज्म। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, दिस should have very low retentivity, this material should have very low retentivity। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, वो हम देख लेते हैं। तो ऐसा ऑप्शन है लो कोर्सिटिविटी, लो कोर्सिटिविटी, हाई कोर्सिटिविटी, ठीक है, यस इट शुड हैव लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिटिविटी। ये इसका आंसर चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन ए, लो कोर्सिटिविटी। क्यों लो कोर्सिटिविटी, यानी आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी ज़ीरो करनी है, तो उसको ज़ीरो करने के लिए जो करंट की वैल्यू है दैट शुड बी मिनिमम। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को ज़ीरो करने के लिए जो करंट की वैल्यू चाहिए आपको दैट शुड बी मिनिमम, सो दैट्स व्हाई इट शुड हैव लो कोर्सिटिविटी। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है दैट इज़ ऑप्शन ए। और अगर नहीं समझा तो हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपकी अभी तक हुई नहीं है। दिस एप्लीकेशन विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर, सो डोंट वरी, ये नहीं समझा तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल? Diamagnetic materials are the materials which are weakly repelled by the magnets। तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो लेस देन 1 रहती है, नहीं। X इज़ निगेटिव एंड लो, यस। ससेप्टिबिलिटी जो रहती है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की वो लेस देन 1 रहती है,
ससेप्टिबिलिटी जो रहती है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की वो इट इज़ लेस दैन 0, यानी ये निगेटिव रहती है एंड इट इज़ हैविंग वेरी स्मॉल वैल्यू. सो दिस इज़ अबाउट ससेप्टिबिलिटी. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ बी. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट इज़ देयर इज़ अ न्यूमेरिकल. तो ये न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना पड़ेगा. मैं स्टेटमेंट आप अभी पढ़ रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है. सो द न्यूमेरिकल इज़ अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज़ अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू t. Now it is broken into two equal halves, each having half of the original length, and one piece is made to oscillate freely. Its period of oscillation is t dash. So they are asking you the ratio of t dash to t. चलिए ट्राई करते हैं इसका क्या आंसर होगा. तो चलिए, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय 2 pi I upon mb, वेयर m इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट मैग्नेट एंड I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. रेक्टेंगुलर मैग्नेट है तो हम उसे यहाँ पे एज अ रॉड कंसिडर करने वाले हैं. ठीक है, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक ऐसा मैग्नेटिक रॉड था रेक्टेंगुलर, उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. इनिशियली इट्स लेंथ इज l. अब मैं सिर्फ इतने ही पार्ट को ऑसिलेट करने वाला हूँ, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी l/2. याद रखना, जब आप मैग्नेट को कट करते हो दो पार्ट्स में तो उसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ नहीं होती. जब आप मैग्नेट को दो पार्ट्स में कट करते हो तो उसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ नहीं होती. सो लेट m1 बी द इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट and m2 be the final magnetic moment. So m2 is pole strength. Now let us take x as pole strength. यहाँ पर भी pole strength x है. So x into L is the magnetic moment. ये पता होगा, magnetic dipole moment is pole strength into length, magnetic length. So x into L. यहाँ पे ये जो आधा पार्ट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा? सो इट इज़ इक्वल टू x इंटू L/2. सो m1 m2 हमें मिल गया. ये इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट है, ये फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट है. अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज़ गिवन बाय m. यहाँ पे मैं m, कैपिटल M इज़ मास ऑफ दैट रॉड. आई टेक कैपिटल M एज मास ऑफ दैट रॉड. m L/12. व्हाट अबाउट I डैश? ठीक है, सो यहाँ पे रॉड आधा होने की वजह से मास भी आधा हो जाएगा. सो m/2 I डैश बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हाफ मैग्नेटिक रॉड. सो m/2 और ये हो जाएगा L/2 होल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ आधी हो गई, डिवाइडेड बाय 12. सो ये हो जाएगा mL² अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 12, यानी 1/8 mL² by 12. So I dash is equal to 1/8 I. यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि m2 is equal to xl/2. xl है m1, तो मैं लिख सकता हूँ m2 is equal to m1/2. ये दो रिलेशंस मैं यूज़ करूँगा वहाँ पे. सो उन्होंने जो रेशो हमें पूछा है वो रेशो किसका पूछा है? t'/t. सो ध्यान दो, यहाँ पे t'/t is equal to 2 pi root of I dash upon m2b 2 pi root of I upon m1b. 2 pi और b कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलता है I dash upon I इंटू m1/m2. सो I डैश अपॉन I, आप मुझे बता सकते हो I डैश अपॉन I कितना है? I डैश अपॉन I आ जाता है, मेरा आंसर आ रहा है 8 यहाँ पे, सिर्फ I डैश अपॉन I का, इंटू m1/m2. m1/m2 कितना हो जाएगा? m1/m2 आ जाएगा आपका 2. सो ये आंसर जो मुझे मिल रहा है वो है 1/4. आई होप इट इज़ क्लियर. t'/t. सो t'/t जो यहाँ पे आ रहा है आंसर, इट इज़ 2. सो ये रेशो मुझे यहाँ पे मिल रहा है. ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, यहाँ पे ऑप्शन जो मिल रहा है वो है बी. बट आप एक बार इसके कैलकुलेशंस कर लेना, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम बचा है, उसके लिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ. सो कहीं पर भी कोई गलती है तो ढूंढ निकालो.
और अगर सब कुछ करेक्ट है तो सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेट अस चेक, ये 1/8, ये 2, 1/4 आ जाएगा, ये 1/2, t/t इज़ 1/2, ठीक है, कोई बात नहीं है। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है विच इज़ 4th MCQ, ये करेक्ट है। अब याद रखना, एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट दिया है तो यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं है बट सिलेबस में हमारे नहीं है, और अगर है तो भी हम एज अ रॉड इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई यहाँ पे चेंजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे के बचे हुआ एक ही MCQ बचा है और नेक्स्ट पूरे न्यूमेरिकल जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए बस इतना ही, ये कंप्लीट करो।